हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए पिछले साल का पेपर यानी 2018 का ऑफिशियल पेपर 30 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का ये पेपर करने वाले, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस को देखेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछले पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो ये 30 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 कहने का मतलब है कि टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि हमने इसके पार्ट 1 में 35 क्वेश्चंस करा दिए थे। ओके, तो बचे हुए 40 क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था। ओके, तो यह वीडियो कमज़ोर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को खोल दिया जाता है। तो अब टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ओके, तो पहले आप वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश किया होगा। तो चलिए करते हैं। इसको एलसीएम मेथड से ही करेंगे। ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, और दोनों जब साथ मिल जाए या पाइप बी के साथ मिलकर यानी ए और बी दोनों मिल जाए तो फिर 4 घंटे में भर सकता है। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 4 का एलसीएम कितना होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 12। अब 12 को 6 से भाग दें तो कितना आएगा? तो का जवाब होना चाहिए 2, और 12 को 4 से भाग दें तो कितना आएगा? 3। ओके, इसका मतलब यहाँ पर ए की क्षमता 2 है, 2 यूनिट, मान लीजिए 2 यूनिट पर घंटा। और बी की जो क्षमता होगी वो कितनी है? तो देखिए, ए प्लस बी दोनों का मिलाकर 3 है, और ओनली वन सिर्फ ए का 2 है। तो इसका मतलब ए का 2 है, तो इसका मतलब बी का 1 होना चाहिए, तभी तो 2 1 3। तो बी की क्षमता कितनी है? पर घंटा 1 यूनिट। ओके, तो इतना बात समझ गए। तो देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये आपका समय है, यहाँ पर ये डाटा जो दिया हुआ है ये आपका कुल कार्य है। कुल कार्य यानी कितने यूनिट काम करना है, और ये आपकी क्षमता है, ये आपकी क्षमता है। यहाँ पे जो हम लोग लगाने वाले कॉन्सेप्ट, कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस प्रश्न को करने वाले हैं। ओके, और देखिए, इस तरह से करने से आपका जल्दी बनेगा और करेक्ट आंसर आएगा। अन्यथा आप दूसरे तरीके से कीजिएगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो करिए। तो कहता है कि केवल बी को पहले घंटे के लिए खोला जाता है, यानी टोटल 12 यूनिट काम करना है। कुल कार्य कितनी है? कुल कार्य, तो आपका जवाब होगा कि 12 यूनिट मान लेते हैं, या 12 इकाई मान लीजिए, 12 यूनिट काम करना है। ओके, तो पहले घंटे बी को खोला जाता है, तो बी की क्षमता कितनी है? 1। बी की क्षमता यहाँ पर 1 है। तो 1 घंटा में वह कितने काम करेंगे बी? तो आपका जवाब होना चाहिए 1 घंटा में जो बी काम करेंगे वह 1 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब 12 यूनिट में
बी ने, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम दोनों काम को ही बराबर कर देते हैं। 12 यूनिट यानी बी को काम करवाना है 1 यूनिट के क्षमता से और पहले घंटे के लिए यानी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर कुछ कार्य हुआ, कुल कार्य बराबर क्या सूत्र है, समय गुना क्षमता। इसकी क्षमता 1 है और समय 1 घंटा के लिए बी काम कर रहे हैं, सिर्फ बी। अब जो आएंगे, जो बाकी काम बचे होंगे 12 में से, तो एक काम यहाँ हो गया, तो 12 में से कुछ काम बचे होंगे। वो अब कहता है उसके बाद पाइप ए को भी खोल दिया जाता है, यानी अब बी के साथ ए भी आ गया। और जब बी के साथ ए आता था तब कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। या तो यहाँ भी ये भी कर सकते हैं कि ए 1 घंटा में 2 यूनिट करता है और बी 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। समय निकालनी है, यही ना, यहाँ पर कितना समय लगा होगा, तो यहाँ का समय हम मान लेते हैं टी लगा होगा। क्या लगा होगा, टी। बस इसको हल कीजिए, 12 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, तो ये 1 इधर -1 बराबर 3 गुना टी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये 11 यानी 3t। ओके, तो यहाँ से t बराबर कितना होगा, 11/3। इसको और तोड़िएगा तो कितना होगा, 11 तिया 33, कहाँ हम जा रहे हैं, 3 तिया 9 पूर्णांक 2/3। ओके, यानी 3 पूरा पूरी आ गया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 + 2/3 लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये घंटा में है, किस में है, देखिए ये यूनिट घंटा में, ये यूनिट घंटा में, तो ये भी जो निकला यहाँ पर ये भी घंटा में है और ये पूरी घंटा है, 3 घंटा। तो इसको भी आप घंटा में चेंज कर दीजिए, इसको अभी घंटा में चेंज कर दीजिएगा तो कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसको आप 60 से गुना कर दीजिए। तो ये 3 घंटा और ये इधर जो भी आएगा वो मिनट में अब आएगा। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो ये कितना होगा, 3 + 20 तिया 60, 20 दूनी 40, यानी 3 घंटा 40 मिनट + 40 मिनट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ। देखिए दोस्त, ये समझाने में भले टाइम लग रहा है, ये सब करने में थोड़ी ना टाइम लगेगा। आप एक बार सीख जाओगे तो ये सब सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब ठीक है, ओके। तब पूछा क्या है, अब टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 घंटा यहाँ पर बी ले चुका था और इधर मेरा निकला कुल समय, अगर बोला जाए कुल समय, 1 घंटा पहले यहाँ बी काम किया है तो 1 घंटा वो प्लस 3 घंटा, 3 घंटा ये प्लस का 40 मिनट, ये ना। तो 1 घंटा और 3 घंटा कितना हुआ, 4 घंटा + 20 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा कुल कितने समय लगा, 4 घंटा 20, ये 40 है दोस्त, 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं इस प्रश्न को, इससे आपका जल्दी बनेगा और गलत होने की चांस कम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 96, 156 और 60 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए मैं कहूँगा कि इसको सोल्व मत कीजिए, आप थोड़ा सा तरीका अपनाइए। अगर तरीका अपनाने का कहने का मतलब ये है कि महत्तम समावर्तक का जो डिफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, वह क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट सके, यानी बड़ी से बड़ी नंबर। तो ऑप्शन में सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढेंगे, 48। ओके, तो 48 से क्या ये कट रहे हैं,
तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ ये तो कट रहे हैं। क्या ये कटेंगे, इसमें भाग लगेंगे, नहीं लगेंगे। और 60 को भी देख सकते हैं, 60 में भी 48 से भाग नहीं लगेंगे, इसका मतलब 48 आंसर नहीं हो सकता। उससे थोड़ा सा छोटा 12, क्या 12 से तीनों में भाग लगेंगे, क्या 96 में भाग लगेंगे, हाँ लगेगा 8 बार में। 60 में लगेंगे, इसमें भी लगेगा। इसमें देख लें 12 एक 12 बच गया, 3 12 3 36, बिल्कुल तीनों में भाग लग रहा है 12 से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूरी है कि इसको सोल्व करें, नहीं। अन्यथा आप सोल्व करना चाहते हैं तो फिर मैं एक तरीका सजेस्ट करूँगा, उस तरीके से आप कीजिए। देखिए आसानी से ही निकलेगा। 96 156 60। चलिए जैसे एलसीएम बनाते हैं ऐसे इसको भी बनेंगे। तो क्या ये 4 से सभी के सभी कटेंगे, तीनों के तीनों? तो देखते हैं। 24 चौके 96, 4 तिया 12, 4 नामा 36। कहीं गलती तो नहीं किया? नहीं, ठीक है। ये 4 से 15 बार में क्या ऐसी कोई संख्या है जो कि इन तीनों को काट सके? तो आपका जवाब होगा कि हाँ 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को काटेगा, 8 बार में, 13 बार में, 5 बार में। क्या ऐसी कोई संख्या और है क्या जो इन तीनों को काट सके एक साथ? तो आपका जवाब होगा कि एक ही संख्या है, एक। तो एक से कोई लेना देना है नहीं। जब 2 अभाज्य संख्या रहे, 3 अभाज्य संख्या रहे, तब सिर्फ एक हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि एक कॉमन है। तो यही 2 संख्या था जो तीनों को काट सकता था, 4 और 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12। ये आपका SCF आ जाएगा। बाकी बात आप किस तरीके से करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तरीका अच्छा था। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति बिंदु O से शुरू करता है और बिंदु A तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर यात्रा करता है। देखिए इस पूरे को पढ़ने से पहले एक बार नीचे देखिए कहा क्या रहा है। अब व्यक्ति की मुख किस दिशा की ओर है, मतलब सिर्फ दिशा पूछ रहा है, कितनी दूरी पर है, किससे कितना, ये सब तुलना वुलना नहीं करने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर समझिएगा तो। देखिए कैसे, मैं कहता हूँ कि O से शुरू करता है, बिंदु A तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर जाता है, यानी दिशा डायरेक्शन लिख लीजिए, पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। O से शुरू किया, A तक गया। अब इस जो ये किलोमीटर वगैरह दिया इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे जैसे मुड़ने, खाली जैसे जैसे मुड़ने बोल रहा है औ से मोड़िए, इस डाटा से अब इसमें कोई लेना देना, क्योंकि सिर्फ इसमें दिशा पूछा है। अगर कुछ और पूछता है कि न्यूनतम दूरी कितनी है, तब आप जो है किस डाटा का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा नहीं कीजिए, समय की बचत होगी। तो यहाँ पर कहता है 20 किलोमीटर यात्रा करता है और दाएं मुड़ता है। ए आया फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज घूमना, इस तरह से ये क्लॉकवाइज घूमना था। दाएं मोड़ दिए। फिर कहता है बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा की, कोई बात नहीं 10 किलोमीटर नहीं लिखना है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा। फिर कहता है यहाँ पर बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर ये दाएं मुड़ा, ठीक। और डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं मोड़ दीजिए। आप ही समझिए कि यहाँ पर हम ही हैं, इस लाइन पर हम ही जा रहे हैं। दाएं बाएं जैसे भी मोड़ने बोल रहा है तो हम ही मोड़ रहे हैं, इस बात को आप अपने मन में बैठाइए थोड़ा सा। तो बाएं मुड़ता है, फिर बिंदु ई तक पहुँचने के लिए दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने के लिए मतलब, अब कहने का मतलब क्लॉकवाइज जाना है, दाएं मुड़ गए। फिर बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, यानी दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बस दाएं यहीं पर मुड़ना था, इधर ही लास्ट दूरी है कि नहीं। ए बी सी डी ई और एफ तक पहुंच गए, है कि नहीं। तो ये लास्ट बिंदु था। अब ये जो तीर का निशान किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर कौन सा है, उत्तर। हालांकि आप और भी किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे उम्मीद से इसमें दूरी नहीं भी लिखिएगा तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप मोड़ते जाइए अपने आप को, दायां बायां जो भी बोल रहा है करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे और देखिए, और भी अच्छे से प्रश्न हैं, ये रहने देते हैं। जीके जीके लास्ट में करेंगे। ओके, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। लेकिन 9 से विभाज्य होने का रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का, दी गई सभी संख्याओं का योग में अगर भागा 9 से लग जाए तो समझिए कि अगर सभी संख्याओं के योग में 9 से पूरी भाग लग जाए तो समझिए कि उस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। सभी संख्याओं का योग कहने का मतलब जैसे 5 4 9 3 12 2 14 15, क्या 15 में 9 से पूरी भाग लगेगा? क्या पूरी तरह कट जाएगा? क्या नहीं कटेगा, तो यह आंसर नहीं होगा। 8 7 15 6 21 5 26 4 30, क्या 30 में 9 से पूरी भाग लगेगा क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। 6 5 11 7 18 6 24 5 29, क्या 29 में पूरी 9 से भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं लग सकता है। क्या इसको जो जब 3 ऑप्शन हमने चेक कर लिया तो एक तो राइट होगा ही होगा, हालांकि देख भी लीजिए। 4 7 11 8 19 6 25 2 27, क्या 27 में 9 से पूरी भाग लगता है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, 9 या 27 पूरी भाग तो लग जाता है। तो यही मेरा राइट आंसर है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाएं छोर से 8वां पद क्या होगा? दाएं छोर से 8वां भाग क्या होगा? चलिए गिनते पहले, इसमें कितना है, कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल इसमें 20 गो है। टोटल इसमें कितना है? 20 तो 20 गो को मैं 10 गो में 10 भाग में बांट देता हूँ, यानी 10 गो का 2 भाग बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 तक, बस इसको यहाँ से पलट देना है। इसको यहाँ से, क्योंकि क्या बोल रहा है, आधे भाग को अंतिम आधे भाग यही, तो यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ आ जाएगा। यहाँ डी है, उसके बाद डी इधर, उसके बाद एफ, उसके बाद क्यू, उसके बाद 1, उसके बाद एट द, उसके बाद टी, उसके बाद जेड, उसके बाद जे, उसके बाद यू। फिर बोल रहा है दाएं छोर से 8वां पद क्या होगा? दाएं छोर से 8वां क्या होगा? तो दाएं छोर से किधर, आपका हाथ दायां किधर पड़ेगा? इधर, ये आपका दायां होगा और ये बायां होगा। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा, हालांकि ये अब जो है यहाँ से ये कट जाएंगे और इसको साइड में लिख देते तो एक अलग नंबर हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो ये दाएं छोर से 8वां जाना है, तो इधर से जाइए 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 पर कौन है? एफ आया, एफ राइट आंसर है। ओके, हालांकि थोड़ा सा जो स्मार्ट तरीके से सोचता तो वह बिना लिखे ही आंसर कर देता। कैसे? जैसे देखिए, आधा भाग में बांटा तो ये इधर से ना शुरू होता, तो इधरे से आप 8वां गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ। तो वो फिर आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। ओके, लेकिन ये सब प्रैक्टिस है दोस्त, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आइडिया आपके अंदर आते जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए,
ये सब फिगर जो है कॉमन सेंस वाले हैं, अपने से खुद से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये पूरा वृत्त बनाएगा, फिर इसको ड्रॉ यहाँ से करवाएगा और फिर एक त्रिभुज इधर से ड्रॉ होगा, फिर ये वृत्त इस पूरा को कंप्लीट करेगा और यहाँ से एक ट्रायंगल बना कर जाएगा, है कि नहीं। कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ये कोना में लकीर मिला देगा। कुछ इस प्रकार से फिगर जो कि यहाँ ऑप्शन बी में ही हमें दिख रहा है। बस कर दीजिए। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, समझ देखते जाइए और बना लीजिए, क्योंकि क्या बोला रिक्त स्थानों में सही तरह से फिट हो जाएगा। तो इसको पकड़ के उठा के यहाँ पे रख दीजिए, फिट हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी बात ये सब नहीं होंगे, आप करके देखिए। ओके, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया, तो यह जूल में कितनी है। ठीक है, तो यानी जो ऊर्जा का खपत किया हुआ 320 यूनिट या इकाई, 320 यूनिट यूज किया। तो आपको पता होनी चाहिए कि एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यही ना। तो 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल इतना होगा। तो हमें इतना यूनिट का मान पूछ रहा है, तो इतना यूनिट का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी इसको गुना कर दीजिए, 320 गुने 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 320 से गुना होगा तो कभी 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 आएगा, 9 नहीं, ना ही तो 9 आएगा। एक ही बड़ा वाला ऑप्शन है और पावर में 6 भी है, तो यही हो जाएगा। हालांकि आप गुना करके देखिए, गुना चलिए करते हैं गुना। ऐसे भी यहाँ 6 दूनी 12, ये 0 तो कट ही जाएगा, इसका पॉइंट उतरेगा तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 होना चाहिए जो एक ही ऑप्शन में। हालांकि आप गुना कीजिए उतना ही आएगा। ओके, नेक्स्ट। चलिए देखिए, ABC में AB 10 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर, DC 7.5 सेंटीमीटर कोण A को समद्विभाजित करने वाली रेखाएं आंतरिक रूप से BC रेखा D पर काटती है, तो CA की लंबाई क्या है। ये एक त्रिभुज है ABC, कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है D पर, यही ना, यानी BC रेखा पर D पर काटती है। तो यहाँ पर AB 10 दे दिया, BD 6 दे दिया, DC 7.5 दे दिया, और हमसे CA पूछ रहा है, यानी AC पूछ रहा है, यानी तो इसको हम X मान लेते हैं। जब इस तरह का कंडीशन हो तो आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान से देखिए। इस साइड का भुजा AB और इसी साइड का ये आधार BD या DB, जो भी कह सकते हैं, BD ही लिख देते हैं। इस साइड का भुजा AC, इस साइड का आधार वाला हिस्सा 7 यानी क्या है DC। बस इस पर मान बैठाइए और आपका आंसर। देखिए कैसे, AB क्या है, कितना है 10, BD कितना है 6, AC कितना है निकालना है, तो मान लीजिए x यानी AC हमको निकालना। DC कितना है 7.5। इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आंसर कितना आता है। तो ये पॉइंट जैसे ही हम उड़ाएं तो एक 0 इधर चिपक जाएगा और ये 0 0 कट गया, यानी x बराबर आ गया 75/6। तो x को भाग देंगे तो
12 छः के 72 बच गया 3, 12 यानी 6 पंचे 30 यानी 12.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब इजी होता है दोस्त, आसानी से आप लोग कर पाओगे, एक आध बार बनाओगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, ठीक है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु का 5/3 गुना हो जाएगी। तो जीना की वर्तमान आयु कितनी है? जीना की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो माँ की उम्र को हम एम से डिनोट कर रहे हैं और उसकी पुत्री जीना, तो बोलता है जीना से 24 वर्ष यानी उसकी माँ से 24 वर्ष छोटी है। अगर ये x वर्ष का है तो उसकी माँ x प्लस 24 वर्ष का है। क्या बात को समझ रहे हैं? ये वर्तमान उम्र है, ये क्या है? वर्तमान एज। ये जो हमने लिखा ये वर्तमान एज है, जीना का x और उसकी माँ का x प्लस 24, ठीक। तो अब जो प्रश्न कह रहा है 8 साल बाद, तो दोनों में 8 साल बाद ऐड कीजिए, x प्लस 24 प्लस 8, उसकी माँ की 8 साल बाद ये उम्र और जीना का x प्लस 8 ये उम्र। तो उसकी आयु का, उसकी माँ की आयु उसकी आयु का, किसकी? जीना की आयु का, जीना का आयु ये इसकी आयु का 5/3 गुनी हो जाएगी। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर। तो ये कितना हो गया? x प्लस 24 8 32 बराबर इधर 5x प्लस यहाँ पर 8 पंचे 40, नीचे में 3 को हमने छोड़ दिया, हालांकि 3 से गुना करते थे इसके नीचे भी 3 लिखना, 5x/3 हमने 3 से गुना ही नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाले से गुना कर दिया। ओके, आगे देखिए यहाँ पर ये 3 से इसको गुना कर दीजिए, 3x प्लस 32 या 96, आपका इधर हो गया 5x प्लस 40। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं, चलिए देखिए। तो x वाले को एक साइड लेते आइए, 3x माइनस 5x और 40 96 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से ये कितना हो गया? माइनस का 2x, 3x में 5x जाएगा तो माइनस का 2x, 40 में से 96 जाएगा तो माइनस का 46, माइनस का 56, कितना? माइनस का 56। तो ये कट गया, ये कट गया, तो x बराबर क्या? 56/2 यानी x बराबर 28। 56 को 2 से भाग दीजिएगा तो 28 वर्ष जो भी है, तो x का मान 28 वर्ष है। पूछा क्या है? जीना की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? तो जीना की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है? x, तो ये x का मान कितना है? 28, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 28 होगा। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसको शॉर्टकट करने से कोई ज़रूरी भी नहीं है, बेसिक से भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीके को अभी रहने देते हैं। चलिए, जया और विजया का भार का अनुपात 4:5 है। क्या है? 4:5 है जया और विजया। तो उनके भारों का योग 72 कीजिए, तो विजया का भार का योग कितना होगा? अगर यहाँ थोड़ा सा हम कहेंगे इस तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा एक बार ऑप्शन पर नज़र डालिए और इस रेशियो पर नज़र डालिए, आपका आंसर बिना सोल्व किए आएगा। किसका पूछ रहा है? विजया का, और विजया का अनुपात में कितना है? 5। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 5 से कटेगा, है कि नहीं? क्या ये ऑप्शन 5 से कट रहा है क्या? ये कट रहा है क्या? नहीं, ये कट रहा है नहीं, एक ही ऑप्शन कट रहा है और यही राइट आंसर है। अन्यथा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए
मैं कहता हूँ, देखिए कौन है, जाया है और विजया है, जो भी है विजया है। इसका अनुपात में कितना है, 4 और 5, और रियल में कितना है, 72। तो अनुपात का योग कितना, 5 4 9, और रियल में कितना, 72। तो एक अनुपात का मान कितना, तो आपका जवाब होना चाहिए 8, क्योंकि 9 से भाग दे देंगे दोनों साइड, तो 8 हो गया। तो हमें कितना, किसका पूछ रहा है, विजया का, और विजया का अनुपात में कितना है, 5। तो 5 अनुपात का मान बनाने के लिए क्या करिएगा, तो दोनों साइड 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 5 बराबर 40। क्या 40 kg आया, क्या आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आप, या तो फिर आप और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये सब तरीका ही सही है। ओके नेक्स्ट, चलिए एक डाटा दिया है, डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन। इसमें देखिए हर एक एग्जाम में डाटा एनालिसिस से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और जो कि कोई कुछ खास होता नहीं है, कोई ज़्यादा भारी होता नहीं। और इस पेपर में तो हमने जो पार्ट 1 में कराया तो उसमें भी 2 क्वेश्चन पहले भी डाटा एनालिसिस से दे चुका है, और 2 क्वेश्चन बाद में, टोटल 4 गो डाटा एनालिसिस से दिया है। हालांकि एक फिगर से 3 क्वेश्चन दे दिया इस पेपर में, दिखाऊंगा आगे कौन सा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या करा है, प्रतिदिन आय, यानी ये जो डाटा का एनालिसिस दिया हुआ, प्रतिदिन आय का बिक्री में रविवार से शनिवार तक, ठीक। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है कि उपरोक्त आलेख के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि, अर्जित कुल धनराशि। ओके, तो चलिए अर्जित कुल धनराशि ढूंढते हैं कि किधर है, यहाँ कुल। सोमवार को देखिए 100 रुपये, सोमवार को कितने रुपए, 100 रुपये। फिर मंगल को 500, हालांकि यहीं से भी जोड़ सकते हैं, मन ही मन जोड़ते चल जाइए। मंगल को 300, अच्छा रविवार था पहले, नहीं चलिए कोई बात नहीं है। बुध को 600, फिर आपका गुरुवार को 650, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 650। फिर शुक्रवार को कितना है, तो ये 300, और फिर शनिवार को यहाँ पर यानी 350, सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 1 6 यानी 1 5 6 6 3 9 5 9 6 15 6 21 3 24 3 27, 2700, तो ये इधर का हुआ, और 50 और 50 100 ने टोटल 2800, टोटल 2800 रुपये की बिक्री हुई थी। बात समझ रहे हैं। इस आलेख के अनुसार कुल धनराशि कितनी हुई, 2800। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 2800 हमारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2800। ओके नेक्स्ट, देखिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित है। तो दांत का संबंध टूथपेस्ट से है, इनमें से समान रूप से चुनना है। तो देखिए टूथपेस्ट क्या करता है, दांत को साफ करने का काम करता है, तो क्या पाउडर क्या करेगा, चेहरा को साफ करेगा क्या, सटीक ऑप्शन नहीं बैठ रहा। जींस बटन को साफ करेगा क्या, नहीं, तो ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। शैम्पू बाल को साफ करेगा, बिल्कुल शैम्पू बाल को साफ करेगा। क्या साबुन झाग को साफ करता है, नहीं, ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके देखिए दोस्त, अगर आप लोग अभी तक पहली बार चैनल
पर आए थे और रुके हुए हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो से। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक बगल में बेल आइकन का घंटा होगा उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। और ये बात हम क्या, आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोल चुके हैं हमें, तो ये बोलना तो पड़ेगा नहीं, हालांकि मैं याद दिला दूं आपको, क्योंकि आप लोग एक मग्न में रहते हैं, चाहे वह रील देखने का मग्न हो, चाहे वह क्रिकेट, चाहे वह फिर कहीं और। जब एक सुर में चल जाते हैं तो बीच का ध्यान आपका नहीं भटकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बीच में याद दिला देता हूँ कि सर घंटा वाला भी बटन दबाना होता है, तो दबा लीजिएगा। ओके, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके, है कि नहीं। तो इसलिए दबा लीजिए, क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लगेगा। हम तो कहते हैं अगर पैसा लगता तो आप लोग क्या करते हैं पता नहीं। कहीं ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके एक यानी सब्सक्राइब से जो है कहीं हम स्टार ना बन जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा सोचिएगा भी नहीं, अभी बहुत दूर है, बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब तो हंसी मजाक होते रहेगा, हालांकि जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा, आप क्या कह सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट कर, यानी एक सब्सक्राइब एक लाइक करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हम होते हैं कि चलिए हम जो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये प्रश्न देखिए, इस पेपर में इस डाटा पर 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। इससे जो मैंने 35 क्वेश्चन कराया तो उसमें इस डाटा से 2 क्वेश्चन और 35 के बाद यानी 75 तक में 1 क्वेश्चन, ये यानी टोटल 3 क्वेश्चन इसी डाटा से पूछ दिया है। तो और ये सब में रहता कुछ नहीं है, लेकिन खामखा डर जाते हैं स्टूडेंट। चलिए इसका मैंने एक्स्ट्रा फिगर ऐड किया था ताकि आपको पूरा विजिबल हो सके। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा था, इस बात को देखते हैं। ये प्रश्न है, क्या प्रश्न दिख रहा है? ओके, दिख रहा होगा। यदि किसी वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन की यात्रा की और 20 एवं 40 के बीच की यानी 40 की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिक की संख्या कितनी थी? ठीक है, ब्रिटिश नागरिक की संख्या पूछ रही है कि कितनी थी। तो जो भी ये डाटा दिया है वह चीन जाने वाले यात्री के बारे में, कि ब्रिटिश लोग इतना जा रहे हैं, रशियन लोग इतना जा रहे हैं, अन्य इतना जा रहे हैं, या अमेरिकी इतना जा रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि चीन के यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिक, यानी ब्रिटिश कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा दिया कि इसको ब्रिटिश कहेंगे, यानी ये वाला जो डाटा है वह ब्रिटिश की है। तो 5 लाख का 5 पर 5 जीरो, 5 लाख का 20% ब्रिटिश, यानी 20% ब्रिटिश है, उसका बोल रहा है 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच, यानी ये वाला डाटा, यानी ये बिल्कुल डार्क वाली डाटा, यानी 20, इसका भी 20%। इन दोनों को इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर तो परसेंटेज है तो 2 जीरो ख़त्म यहाँ का, ये परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ का ख़त्म। अब कैसे देखिए, परसेंटेज हटाते तो नीचे 100 आता कि नहीं, और 100 से ये जीरो कटता कि नहीं, कट गया। बस आप सबको गुना कीजिए, 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 दूनी 10, दूनी 20, बचा कितने जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 1 3 जीरो, 20 पर 3 जीरो हो गया। यही आंसर आपका राइट होगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसा तो होना चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहीं है क्या। बिल्कुल
20/3 जीरो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये है, बात समझ रहे। तो इस तरह से कर सकते हैं। इस पर 3 क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके पार्ट 1 में भी देखिएगा 2 क्वेश्चन किया है। चलिए नेक्स्ट। कहता है कि श्रृंखला आगे स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पे एगो घर और होगा और उस घर में कौन सा फिगर आएगा। इसने क्या किया, अभी ई कोने पर है, उसके बाद ई कोना पर आया, उसके बाद ई कोना पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया। यानी अगर हम एक डॉट को देखें तो पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो फिर कहाँ, इस कोने पर आएगा, है कि नहीं। इस कोने पर कौन सा फिगर में, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, इसमें है, इस कोने पर, पुनः इस कोने पर, निकालने का मतलब ये पुनः इस कोने पर आएगा, तो ये सी। बाकी बात आप समझदार हैं, समझ पाओगे आसानी से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता था, आप कहाँ से छोड़ोगे, है कि नहीं। देखिए नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये यहीं से वर्ग गिनना शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती। एक वर्ग यहाँ दिख रहा है, फिर उसी तरह एक वर्ग पूरा यहाँ दिख रहा है, फिर उसी तरह एक वर्ग यहाँ दिख रहा है, फिर उसी तरह एक वर्ग यहाँ दिख रहा है। तो टोटल कितने वर्ग, 4 अभी तक में। लेकिन और थोड़ा गौर से देखिएगा तो और वर्ग बन रहा है। देखिए यहाँ से ये भी तो वर्ग है, क्या ये भी तो वर्ग है कि नहीं। और यहाँ पर ये भी तो वर्ग है, तो यहाँ पर 3 वर्ग और प्लस, देखिए 1 2 3 वर्ग, तो 4 वर्ग पहले और 3 वर्ग और, तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 7 वर्ग है। तो इसमें टोटल 7 वर्ग है। ओके नेक्स्ट। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में कितनी है। ठीक है, यानी एक नीतू है, एक मीतू है और एक गीतू है, यही ना। मैं शॉर्टकट भाषा में लिखता हूँ ताकि कम लिखना पड़े और एग्जाम में कम लिखने से समय बचता है। और मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन पे अगर 5 सेकंड समय बचा तो कम से कम अगर 4-5 क्वेश्चन कीजिएगा तो कम से कम 25 सेकंड 30 सेकंड बचा कि नहीं, और 25-30 सेकंड में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ रहे। तो अब यहाँ पे नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मान लीजिए मीतू की आयु x है तो इससे 10 वर्ष अधिक नीतू, यानी x + 10। ठीक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, यानी गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मीतू की आयु है उससे 7 वर्ष ही कम है। अगर हम कहते हैं कि मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि गीतू की जो आयु है मीतू से 7 वर्ष कम है। बात समझ रहे हैं। तो ये रहा तीनों का वर्तमान, और इन तीनों का योग पूछ रहा है 48 वर्ष। तो तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए और इनका योग के बराबर दिया है 48। ठीक है, इन सबका वर्तमान उम्र है, ये सबका क्या है, वर्तमान उम्र। तो तीनों को जोड़िए, x 2 x 1 3 x, 10 में 7 गया 3 बराबर 48। तो 3x बराबर, ये 3 उठकर उधर चल जाएगा, 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 48 - 3 तो आपका 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। तो हम कह सकते 3x बराबर 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45/3।
तो इसका मतलब 15। x बराबर क्या हो गया 15। पूछा किसका है, नीतू की आयु कितनी है, तो नीति की आयु वर्तमान में कितनी है x + 10 और x का मान 10 और ये 10 एक्स्ट्रा, तो 10 ये 15 एक्स्ट्रा आया है। क्या आया है 15। फिर से समझिए थोड़ा सा, हमें लगता है हम गलती कर रहे हैं। देखिए x का मान 15 और ये प्लस का 10, तो कितना हो गया 15 10 25, तो ये 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। ओके, चलिए। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताइए और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप गति फार्मूला से लगा सकते हैं v बराबर u + at। क्या ये समीकरण लगा सकते हैं, नहीं गति का पहला समीकरण v बराबर u + at लगाते हैं कि नहीं। तो अब कहिएगा कि t के बारे में तो पता है कि 10 है और a के जगह पर आप g मिला, क्योंकि a भी त्वरण है, क्या है a भी त्वरण है और आपका g भी एक त्वरण है। तो यहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए तो a के जगह पर आप g लिख सकते हैं, v बराबर u + gt। देखिए ये भी त्वरण और ये भी त्वरण, तो दोनों फार्मूला सेम है, बात समझ रहे हैं। तो इस पर बैठाइए कि क्या पूछ रहा है जी, कि फेंके जाने की गति यानी प्रारंभिक गति क्या होगी जब जिस स्पीड से फेंका था। तो मान लीजिए ये जो ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से हम गेंद फेंक रहे हैं क्योंकि लंबवत बोल रहा है, तो ऊपर कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। इस पॉइंट पे उसका जो वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ रहे हैं, जहाँ पर लास्ट पॉइंट पे वो रुकेगा फिर से ना लौटना शुरू होगा। बात समझ रहे हैं, तो वह 0 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब जो अंतिम वेग है वह हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है। यू हमसे पूछ रहा है, जी का मान बोल रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड लेना है और टी हमें कितना लेना है, वो भी 10 सेकेंड लेना है। और आप यहाँ पर जी देखिए ऊपर फेंक रहे हैं ना, जी क्या कर रहे हैं ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये जी का मान माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस में। तो यहाँ से माइनस u बराबर -10 -100 तो ये माइनस खत्म, तो u बराबर कितना आ गया 100 मीटर प्रति सेकेंड। और आप ऐसे मार दीजिएगा और एग्जामिनर ऐसे कर देगा। आप सोचिएगा तो हम बिल्कुल सही किए हैं, है कि नहीं, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप सोच कर देखिए क्या इसने कहा। देखो 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती है, यानी यहाँ से गया कोई वस्तु, हमने इस जगह से फेंका कोई इस पॉइंट से और फिर गया और फिर नीचे लौट आया, टोटल 10 सेकेंड लगा, टोटल 10 सेकेंड लगा। तो यहाँ तक जाने आने में ना 10 सेकेंड लगा होगा, ऊपर हमने फेंका फिर वो आ गया 10 सेकेंड, तो सिर्फ हम कहते हैं यहाँ तक जाने में कितना सेकेंड लगा होगा, तो 5 सेकेंड लगा होगा। अब यहाँ कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड। बात समझ रहे, यहाँ पर 5वां सेकेंड जो होगा वह भी होगा 0। क्या होगा, भी जो होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ रहे हैं, तो बस अब मान को पुट कीजिए, भी 0 u निकालनी है प्लस जी का मान माइनस में लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, टी अब 10 सेकेंड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ जो पूछ रहा है कि
प्रारंभिक वेग क्या होगी, यानी फेंके जाने वाली गति क्या होगी। अगर टी आप यहाँ का लेते हैं, यहाँ तक तो आने जाने में ना लगा है, और आप प्रारंभिक वेग तो 0 ले रहे हैं, प्रारंभिक वेग 0 ले रहे हैं, है कि नहीं। कहने का मतलब देखिए फिर से समझ, प्रारंभिक वेग नहीं, अंतिम वेग आप 0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, v का मान आप 0 ले रहे हैं। 0 कब होगा, 5 सेकेंड पर 0 होगा, ना कि आपका 10वां सेकेंड पर अंतिम वेग 0 नहीं होगा। आपका 5वां सेकेंड में जो वेग होगा वो 0 होगा। बात समझ रहे हैं, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। तो टाइम कितना लेना है, 5 सेकेंड। अब जाकर सोल्व कीजिए। 0 बराबर v प्लस माइनस माइनस 10×5 = 50। तो v को इधर लेते आइए, तो माइनस v बराबर -50, तो माइनस माइनस खत्म, तो v बराबर कितना निकल कर आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। यही आपका राइट आंसर है, ये गलत है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह का गलती हो जाता है दोस्त, बहुत लोग करते हैं इस तरह से गलती कि फटाफट देखा, अरे टी इतना दिया है, जी का मान इतना, लगाओ v बराबर u + at, बस लगाया, आपने टिक किया और एग्जामिनर कट किया। बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 में बांटना है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबा टुकड़ा कितना, अनुपात में 7 है। कहने के 7 से गुण, ऑप्शन जो है कि 7 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी है, तो ऑप्शन नहीं, ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी 7 से नहीं कटेंगे, ये भी 7 से नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबे टुकड़े की लंबाई पूछा है और लंबे टुकड़ा का अनुपात में कितना है, 7। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 7 से गुना तो होना चाहिए, 7 से भाग तो लगना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में अब 7 से भाग लग रहा है, तो अब तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ना, टोटल कितना बोला है, 84 मीटर, और इसका टोटल कितना, 12। तो 12 का मान आपका 84 दिया है, अनुपात 12 का मान 84 मीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना, 7 मीटर। हमें निकालना कितना है, अनुपात 7 का मान। इसको 7 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 7 से गुना कर सकते हैं, तो 7 हो गया, तो इसको भी आप 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 × 7 = 49। तो ये आपका 49 राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। ओके, तो इजी सब क्वेश्चन है, हालांकि आप कैसे बनाते हैं इस सब प्रश्न को पता नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट करने का कोशिश कीजिए, जैसे भी बनाइए। यहाँ से देखिए आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों ने तैयारी मैथ की हो चुकी है, मैथ की, जीके की, जीएस की, तो दोस्त एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। और आप अगर जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कम से कम उस पेपर का, जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस चीज़ का आप कम से कम 20 प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यकीन मानिए मैंने भी इस चीज़ को अप्लाई किया और हमें भी फ़ायदा मिला है, क्योंकि हमने भी 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी दोनों, एनटीपीसी में CBT 1 CBT 2 दोनों क्वालिफाई किए हैं। तो मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कितना ज़रूरी होता है। बात समझ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16,384 का वर्गमूल है, 16,384 का वर्गमूल है। तो यहाँ भी आप स्मार्ट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे लास्ट में 4 है। पहला तरीका है कि सबका स्क्वायर करके देखें कि लास्ट में 4 का बन रहा है क्या। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 4 आएगा, 64 आएगा तो लास्ट में 4 तो जरूर आएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा इसमें भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा इसमें भी 4 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसमें भी लास्ट में 4 आएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा सिस्टम फ्लॉप हो गया। तो दूसरा तरीका को अपनाएंगे। हम कहते हैं कि इस 128 को नहीं, 120 का आप स्क्वायर को मान कर देखिए। मैं कहता हूँ कि 120 का स्क्वायर, देखिए मैं इसे जो है बिना सॉल्व किए यानी
इसको बिना ये लंगड़ा भाग लगाए, इस तरीके से लगाए, मैं कह रहा हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लगाइएगा जोड़ा, फिर बनाइएगा, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। हालांकि मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे में ये आपको नहीं करना होगा, बात समझ रहे हैं। ये चीज़ से आप छुटकारा पा लीजिए। तो मैं कहता हूँ 120 का होता तो कितना, कहने का मतलब 144 के आसपास, और जीरो लास्ट में है तो डबल जीरो। अगर मैं कहता हूँ 11 यानी 110 का स्क्वायर करना होता तो क्या होता है, यानी 121 पर डबल जीरो। तो ये 121 और 163 में अंतर दिख रहा है, बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। तो इसके तो आसपास 144 वाला है, 144 वाला है। कहीं कहीं ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत कम है। अगर हम 130 का लेते हैं, ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मन ही मन कैलकुलेट कर सको। जैसे ही हम 130 बोले तो 169 पर डबल जीरो, तो 169 ही आ गया है सिर्फ 130 का, और यहाँ पर 163 ही है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा दो ऑप्शन। अब इस दो ऑप्शन में हम कैसे चुन सकते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। तो जब दो ऑप्शन बचा तो आप इस दो ऑप्शन में मैं कहता हूँ किसी एक का स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर करने का हमने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को कई वीडियो में बताया हूँ। जैसे मैं कहता हूँ स्क्वायर कर 128 का स्क्वायर निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर हमें निकालना है, पूरी तरह से स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम कहते हैं 12 8 96, 96 दूनी 192 लिखिए। बस इस 8 का स्क्वायर कीजिए 64, यह 12 का स्क्वायर कीजिए 144, और इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 4। इधर जो खाली जगह उसमें जीरो भर दीजिए, नहीं भी भरिएगा तो कोई फ़र्क नहीं। तो 4 6 2 8 9 5 14, 144 ना होता है ये, 9 4 13, 4 1 5 1 6 1, क्या 163 84 है, तो यही आपका आंसर है। तो ये निकालने का तरीका है। फिर से समझिएगा मैंने इसमें क्या किया। अगर हम तो कहते हैं कि यानी 2 अंक का संख्या रहे या 3 अंक का संख्या रहे, आप मेरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। देखिए, अब अगर 2 अंक का निकालना चाहिए, 3 अंक पर बताता हूँ। 128 लिया हमने, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक। तो हम कहते हैं कि इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, ये 12 और 8, और 2 भाग में तोड़ दिए तो इसको 12 गुना 8, इसको स्क्वायर को भी गुना कर दीजिए। तो 12 8 96 दूनी 192 हो गया। क्या हो गया, 192, ठीक है। तो अब जो है, जो खेला है, इस 8 का स्क्वायर कीजिए, जिसको 2 भागों में तोड़े तो उसका पहला भाग का स्क्वायर कीजिए। कितना आया, 64। तो इधर से एक अंक छोड़कर लिख दीजिए 64, एक अंक छोड़कर 64, ठीक है। फिर इस 12 का स्क्वायर कितना, 144, तो 4 4 1, इनको जोड़ दीजिए, 4 6 2 8 9 4 13, 4 1 5 6 और 1। क्या सेम टू सेम आया? अगर ये तरीका जानते हैं तो आप स्क्वायर भी लगा सकते थे डायरेक्ट। जैसे मैं 2 संख्या का पर भी बात कर लेता हूँ। देखिए, 2 संख्या अगर मान लेते हैं, आपका 2 संख्या क्या है, 54, कोई एक संख्या ले लिया 54, अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 5 चौके 20 दूनी 40 लिख लेंगे, और इसके बाद 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, जोड़ दीजिए 6 1 5 4 9 2 29 16। आप करके देखिए, 54 का नहीं आता है कि 29 16 बिल्कुल आएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य होने का मतलब कि किसी ना किसी संख्या से वह संख्या कटनी चाहिए, वह संख्या कटनी चाहिए, मतलब कि भाग लग जाना चाहिए किसी ना किसी संख्या से। तो हमें डायरेक्ट ही ऑप्शन दे दिया 17 या 51। सोचना क्या है, मारिए डायरेक्ट, खत्म कहानी। इसमें क्या बताना होगा, 41 नहीं कट सकता है किसी संख्या से, 61 नहीं
कट सकता है किसी संख्या से? क्या 31 को आप किसी संख्या से कटा सकते हैं? सिर्फ एक और खुद से छोड़कर। 41 सिर्फ 41 से ही कटेगा और एक से ही भाग लगेगा और कोई संख्या से नहीं, यानी इसमें भी। लेकिन 51 जो है उसमें 17 से भी भाग लग सकता है, 3 से भी भाग लग सकता है, 51 से भी भाग लग सकता है और 1 से भी भाग लग सकता है। क्या बात समझ? तो बहुत सारी संख्याओं से भाग लग सकता है। तो यानी एक से अधिक संख्याओं से अगर भाग लग जाए तो वह भाज्य संख्या है कि नहीं? नेक्स्ट, दोस्त अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर क्या कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे इस तरह का और भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, क्या पता है, लेकिन एक चीज़ देखते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनाता है तो आप लोग क्या, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वही कोई कॉमेडी हो जाए, कोई अर्धनग्न फकीर वाला डांस हो जाए, है कि नहीं, कोई नचनिया वाला डांस हो जाए तो उसमें देखिए लाखों करोड़ों जो है भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब होने लगता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्त इंसान को खलता है कि अच्छा चीज़ करने पर कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वही गंदगी जो फैला रहे हैं आराम से उसको भर भर के सपोर्ट करता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, बाकी बात आपकी इच्छा। यदि दो समान त्रिभुजों के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? जो भुजाओं का अनुपात होगा वही समरूप ऊंचाई का भी अनुपात होता है। ओके, याद रख लीजिएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए 157 लीटर तेल का मूल्य इतना रुपए है, तो तेल प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर कहने का मतलब क्या है, 1 लीटर तेल का मूल्य कितना होगा? 2 स्थानों तक पूर्णांकित करने पर आंसर क्या होगा? ठीक, तो सीधा सीधा पूछ रहा है 1 लीटर का निकालने के लिए क्या कीजिएगा? सीधा जो बड़ा नंबर है 29763 उसको भाग दे दीजिए 157 से। 157 से जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने पहले ही भाग दिया है, तो 189.8 ग्राम होगा, यानी 1 kg का प्रति लीटर का दाम इतना होगा। हालांकि मैं भाग दूंगा तो टाइम लगेगा, हालांकि आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, तो चलिए अब जीके जीएस की ओर बढ़ते हैं और करते हैं जीके जीएस को। देखिए Ag+Cl- संयुक्त होने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल होता है। गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, यानी कहने का मतलब गैर धात्विक मतलब क्या? अधातु, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये भी बात सही है। धातु के ऑक्साइड करिएगा तो क्षारीय होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि धातु का ऑक्साइड कैसे क्षारीय, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुने हैं, तो ये क्या है? एक क्षारीय ही तो है। क्या बात समझ रहे हैं? ये NaOH क्या है? क्षार ही तो है। तो ये धातु के सोडियम क्या है? धातु। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लीय। जैसे CO2, कार्बन क्या है? अधातु है
और उसके ऑक्साइड अम्लीय होगा, क्योंकि ये अधातु है। धातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। फेनोप्थलीन साबुन के विलयन में गुलाबी बन जाता है। तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर देखिए ना, मैंने इसको पढ़ा था, दिया हुआ है। तो ये भी बात सही है। एक ही बात सही नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं, OH आयन यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन के वजह से होता है। किसके वजह से? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के वजह से। आयन यानी OH आयन के वजह से, OH, ना कि सोडियम आयन के वजह से, नहीं, हाइड्रोक्साइड के वजह से। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, ये तो करा ही दिए, ये भी, ये भी, ये भी हो गया है। चलिए ये वाला देखिए, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? या ऊर्जा उत्पादन के दौरान के नहीं भी लिखा रहता, तो यहाँ पर इस तरह से भी लिखा रहता, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। हालांकि देखिए, आप ग्लूकोज का जो है, ये ग्लूकोज का देखिए, मैं इसका पूरा डिटेल से थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ कि आगे और भी काम आ जाए। ग्लूकोज का पायरुवेट में जो टूटता है वह कोशिका द्रव में टूटता है। किस में टूटता है? कोशिका द्रव में। यह आपका कोशिका द्रव में टूटता है, कोशिका द्रव में। ओके, कोशिका द्रव। लेकिन कोशिका द्रव में टूटने के बाद, जो कोशिका द्रव में टूटे उसके बाद जो ये पायरुवेट बना, यहाँ पर क्या हुआ? पायरुवेट बना। इसके बाद जो ये टूटेगा कुछ अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह टूटता है, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है कि नहीं, या ऑक्सीजन के अनुभव में। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी O2 के अनुपस्थिति में जो आपका ईस्ट में टूटता है, ईस्ट में जो टूटता है, जैसे मेरा कहने का मतलब देखिए, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा किसमें? कोशिका द्रव में। चाहे वह किसी भी जीव जंतु यानी पेड़ पौधा जहाँ भी हो, तो वह कहाँ टूटा? कोशिका द्रव में। लेकिन जैसे ही हम ईस्ट में बात करेंगे कि O2 की अनुपस्थिति में, यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होगा, वह टूटकर क्या बनेगा? इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस का ऊर्जा बन जाएगा यानी एनर्जी। इसमें इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में जो टूटता है, तो उसमें कितने कार्बन अणु में टूटते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कार्बन अणु में टूटता है। कितने? 2 कार्बन अणु में टूटता है। फिर आपका पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि हमारी पेशी कोशिका में, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और साफ से लिखने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में, O2 के अभाव या अनुपस्थिति भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी का मतलब क्या? जंतु का पेशी। हमारी पेशी कोशिका में, पेशी
कोशिका में जो टूटता है ये आपका टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस ऊर्जा यानी एनर्जी। लेकिन ये जो पूछा जाता है हमारे पेशी में जो टूटते हैं वह कितने कार्बन अणु में टूटते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 3 कार्बन यौगिक में टूटते हैं। 3 कार्बन अणु में टूटते हैं। ओके, तो इस तरह से पूछा जाता है। फिर आपसे यहीं से एक रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इससे जो है ना इस बार हमने देखा ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही जगह से घुमा फिरा के बहुत जगह बहुत पेपर में पूछा है क्वेश्चन। फिर पूछता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये दोनों तो ऑक्सीजन के अभाव थे, ये उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो टूटती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो विघटन होती है वह CO2 प्लस H2O प्लस का एनर्जी, H2O कहने का मतलब जल, तो वह कार्बन में टूटता है प्लस H2O में टूटता है और प्लस ऊर्जा बनाता है। प्लस क्या होता है यानी जब, तो यहाँ पर से समझिए ग्लूकोज जो पायरुवेट में टूटा हुआ कहाँ पर टूटा, कोशिका द्रव में। अब वो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में टूटता है वह इथेनॉल बनाता है प्लस 2 कार्बन अणु बनाता है प्लस ऊर्जा बनाता है। बात समझ रहे। फिर अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी कोशिका में, तो लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके लैक्टिक एसिड उसके बाद 3 कार्बन अणु और उसके बाद ऊर्जा बनाता है। अगर पायरुवेट में जो अणु टूटा तो उस अणु का जो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में टूटता है। तो इसमें पूछता है कितना कार्बन, तो इसमें 1 कार्बन अणु होते हैं। कितना होते हैं? 1 कार्बन अणु होते हैं। बात समझ रहे हैं। और इसमें 3 कार्बन अणु, इसमें 2 कार्बन अणु में टूटता है। तो ये बात आप याद रखिए, यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको तो पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप जीव जंतु में भी पाया जाता है और पेड़ पौधे में भी पाया जाता है, तो ये चीज़ दोनों में होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया क्या? चलिए, इसका ये करंट अफेयर है, हालांकि पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर, क्योंकि हम लोग छोड़ने की बात कहे थे। ओके, क्योंकि करंट अफेयर के 2017 से करंट अफेयर का कोई लेना देना है नहीं। ये चलिए, इसको दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपरिवर्तित रही, यानी अपरिवर्तित रही। तो धारणाएं क्या है? प्याज और टमाटर की कीमतें इन 2 सप्ताह में अन्य शहर में बदल गई है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ से लगाने का कोशिश, हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर अपरिवर्तित है? क्योंकि हमने सुना, हो सकता है हमने जो भी ये बात कर रहा है हो सकता है उसने दूसरे शहर में देखा होगा कि 2 सप्ताह के बाद बदल गया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ नहीं बदला है। तो ये धारणा हो सकता है। 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। ये बात हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमत उनकी वर्तमान कीमत से भिन्न थी, क्योंकि इसमें तो कोई डाटा दिया ही नहीं है। बात समझ रहे? और भिन्न की कोई बात ही क्या ही नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ओनली वन, एक धारणा निहित होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये हो गया। चलिए, इसको वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना में एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? कार्य
भिन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा समजात अंग। इसका जस्ट उल्टा, जिनकी मौलिक संरचना एक समान नहीं हो लेकिन कार्य समान हो तो उसको अनुरूप अंग कहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से पूछता है दोस्त। नेक्स्ट, अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कोट ए बराबर इतना है तो टेन ए प्लस कोट ए बराबर कितना होगा? तो आपको तो पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1/कोट थीटा। तो एक फार्मूला सुने ही है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि 1/कोट थीटा का मान कितना, √2 प्लस 1। क्या इसका हम हर परिमेयकरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर परिमेयकरण कर सकते हैं। तो गुना में ऊपर में √2 - 1 से गुना कर देंगे और नीचे भी √2 - 1 से गुना कर देंगे, तो ये हर परिमेयकरण हो गया। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या बनकर आया, ऊपर में √2 - 1, नीचे में √2 2 1 गुना 1 1 - 1, तो यहाँ से √2 - 1/1। यानी कहने का मतलब टेन थीटा का मान सीधा सीधा ये आ गया। क्या बात समझ रहे हैं? यानी सिर्फ माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर जो मान आया आपका √2 - 1 आ गया। तो कोट थीटा का तो मान हमें दिया ही है और टेन थीटा का हमने मान निकाल लिया, क्योंकि सवाल में टेन थीटा और कोट थीटा दोनों था। तो टेन थीटा माइनस, हम इसको थीटा यहाँ पर अल्फा लिखा है तो हम थीटा मान लेते हैं सहूलियत के लिए। कोट थीटा पूछ रहा है हमसे, तो टेन थीटा का मान कितना, √2 - 1 माइनस कोट थीटा का मान कितना, इतना, यानी √2 प्लस का 1। कुछ लोग गलती कर देते हैं यहीं पर कि डायरेक्ट माइनस किया और ये ब्रैकेट ही नहीं दिया, जिसके वजह से गलती हो जाता है। देखिए √2 - 1 माइनस का 1, ये माइनस इससे गुना होगा तो माइनस √2, इस माइनस से इस प्लस में गुना होगा तो प्लस, प्लस माइनस -1, तो बस एक माइनस में एक प्लस में ख़त्म। तो ये -1 कितना हो गया, माइनस का 2, ये माइनस का 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा भले ही हम फास्ट में लगता है इसको करा दिए, मतलब कि आप समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, पीतल निम्न में से किससे बनी होती? तो आप लोगों को तो ये रटाया होना चाहिए, पिताजी नाम का कुछ चीज़ होता था जो कि हम लोग पढ़ा करते थे। पी मतलब पीतल, जो कि यहाँ लिखा है, जो बनता है तम्मा और जिंक यानी जस्ता, यानी पी से पीतल जो यहाँ पर है, और ता से तांबा, जी से जस्ता यानी जिंक या जस्ता। तो पीतल जो बनता है तम्मा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया। ये भी करंट अफेयर 2000, कहने का मतलब बहुत पुराना करंट अफेयर है, और इसका आंसर जो है नीतू डेविड है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हालांकि नहीं भी पढ़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन से। ओके, देखिए ये भी मैंने करा दिया। ये चलिए, निम्न में सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो कुछ आपको रूल पता होनी चाहिए। चलिए मैं पीरियोडिक टेबल इस जगह पर लगाता हूँ। समझिए, तो मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल लगाया। तो आप लोगों को जो पता होनी चाहिए कि जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो त्रिज्या घटती है। क्या होती है? त्रिज्या घटती है। बात समझ रहे हैं? त्रिज्या घटती है। या तो हम इधर से इधर आएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगी, त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बताइए इसमें क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ पर है? यहाँ है सिलिकॉन, यहाँ है। उसके बाद एल्युमिनियम,
यहाँ इसका मतलब सिलिकॉन से बड़ा एल्युमिनियम है। सिलिकॉन से आकार किसका, यानी जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसी का तो आकार बड़ा होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी, यानी बढ़ेगी, बढ़ती है कब, जब इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ती है त्रिज्या। तो त्रिज्या जब इधर बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आकार भी, तो अगर मान लीजिए, मैं दूसरे तरीके से समझाना क्यों, वृत्त देखें, जब अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा तो कुछ इतना बड़ा वृत्त होगा। अगर हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो तो कुछ इतना बड़ा वृत्त होगा। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या तो बड़ा, आकार किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। तो जब इधर से इधर जाने पर त्रिज्या आपको पता है कि बढ़ती है, इसका मतलब जो इधर होगा उससे ज़्यादा इसका आकार होगा, उससे ज़्यादा इसका आकार होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर सिलिकॉन को मैंने हटाया क्योंकि एल्युमिनियम इससे ज़्यादा बड़ा है, तो सिलिकॉन नहीं हो सकता आंसर, सिलिकॉन आंसर नहीं हो सकता है। अभी एल्युमिनियम और फास्फोरस का तुलना करते हैं। एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ है, और फास्फोरस इधर है, और इधर से इधर जाने पर बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब ये फास्फोरस भी छोटा है एल्युमिनियम से, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, सल्फर। अब सल्फर और एल्युमिनियम का तुलना कर लेते हैं। सल्फर कहाँ है, यहाँ है, और एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ, और इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। तो इसका मतलब सल्फर का छोटा है एल्युमिनियम से, इसका मतलब एल्युमिनियम का ही आकार सबसे बड़ा है। इनमें से एल्युमिनियम का आकार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्त, हमारी वीडियो भले ही बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो है ना नॉलेजेबल वीडियो है, और ख़ास करके कमज़ोर छात्र के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट करके बताते भी हैं कि आपके वीडियो से हमें बहुत मतलब कि फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको भी हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ, आपके वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर बताइएगा कमेंट से में, तो दिल को सुकून मिलता है कि चलिए कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को पसंद तो आ रहा है कि नहीं। अन्यथा बनाने से क्या फ़ायदा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी करा दिए। चलिए, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि इतने वर्षों में 608 रुपया हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमें जो दिया है और हमसे पूछ रहा है निवेश की गई राशि। हमें रेट दिया है 8%, हमें टाइम दिया है 3 दूनी 6 1 7/2 वर्ष, ये ना, और अमाउंट यानी मिश्रधन दिया है 608 रुपये। हमसे पी पूछ रहा है, बस इसको फार्मूले पर लगाइए। हालांकि इसका इस तरह के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट करने भी बताया कि कैसे कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई, यही ना, पी प्लस एस आई। तो हम पी को कुछ मान लेते हैं, अमाउंट हमें 608 दिया है, पी को हम कुछ मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं 608, पी को हम एक्स मान लिए। एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स, पी को हमने क्या मान लिया है, एक्स इंटू आर कितना दिया है 8%, टी कितना दिया है 7/2, नीचे में 100 क्योंकि प्रतिशत है, तो यहाँ पर ऐसे भी नीचे में 100 लगेगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर तक पहुँच पाइएगा। 608 यानी यहाँ से इसको हल कीजिएगा, ये 4 दूनी, ये 25 चौके, यानी 25x प्लस 7x, 25 और 7 32x बटे 25। इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर 608
गुने 25/32। 32 से ये कितने बार में जाएंगे? चलिए 8 से ही घटाते हैं। 8 चौका 8 से 8 सते 56, बचे लो कितना 4, 8 छक 48। क्या 4 अरे 8 से 8 छके 48, ठीक 6 बार में। तो अब 4 से 4 एका 4, 4 9 36, 19 बार में। यानी x बराबर क्या हो गया 19 गुना 25। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट काम में ले सकते हैं। 9 5 45, लास्ट में 5 आनी चाहिए और लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है। हालांकि आप गुना करके देखिए उतना ही आंसर होगा। हालांकि इसका मैंने शॉर्टकट भी कराने का तरीका बताया था। जैसे समझिए कि मान लेते हैं P 100% है, 100% है, और जो SI होता है वह P का मूलधन का RT%। क्या होता है? मूलधन का RT प्रतिशत, ठीक है। तो मूलधन को हमने 100 माना, उसका RT मतलब क्या 8 गुना 3 दूनी 6, 7/4, यानी 8 गुना 7/2। तो ये कितना आ गया सच्चों के 28, सच्चों का 28%, यही ना। तो मूलधन का 28% हमारा ब्याज है। मूलधन का 28% क्या है? हमारा ब्याज है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस SI, और हमने मूलधन को 100 मान लिया, SI 28 निकल कर आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अमाउंट जो है 128% है, और 128% का मान दिया है 608। तो 1% यानी 100% इसको बनाने के लिए जो भी तिगड़म तुगड़म लगाना चाहिए उसको लगाइए और आंसर लाइए आराम से। इसको 100% बनाने के लिए क्या क्या कर सकते? 4 से भाग लगा सकते, किससे गुना कर सकते हो। इस तरह से मैंने और भी आगे क्वेश्चन में हिंट्स दिया है, उस तरह से कीजिए तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जब निषेचन कंप्लीट हो तब जायगोट का निर्माण होता है। किसका? यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ओके नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो अस्थायी उत्तक नहीं है तो जाइलम तो भाई और सरल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सरल। तो ये जाइलम जो है ये जटिल उत्तक है। ये क्या है? जटिल उत्तक है। सिर्फ जाइलम ही नहीं, फ्लोएम के बारे में भी वो भी जटिल उत्तक है। बाकी बात इसमें कोलेन कायमा, पेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, ये सब सरल अस्थायी उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक है। तो ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा। हालांकि जाइलम का काम क्या होता है? पौधे के विभिन्न भागों तक पानी का परिवहन करना। और फाइलम का मेन काम क्या है? कि पौधे के विभिन्न भागों तक खनिज पदार्थों को पहुंचाना है। ओके नेक्स्ट दोस्त, अब नींद आने लगा, आज टाइम भी हो गया, लगभग 1 बजने वाले हैं, रात के, दिन के नहीं, रात के 1 बजने वाले हैं। क्योंकि दिन में ज़्यादा शोरगुल होता है जिसकी वजह से मैं दिन में नहीं बनाता हूँ। नेक्स्ट, तो इसका बता ही दिया, इसका भी हो गया। चलिए इसका कीजिए कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंग्लैंड में आपका किसका हुआ था? एलिजाबेथ द्वितीय का, एलिजाबेथ द्वितीय, इसका जो जन्म हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। हालांकि और भी बहुत सारे बातें हैं याद रखने के लिए,
नेक्स्ट, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि नींद आ रहा है दोस्त। एक तत्व के आइसोटोप के द्रव्यमान संख्या 298 और यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। परमाणु संख्या बराबर जो है आपका परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान बराबर, 1 मिनट, परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, ये फॉर्मूला आता है। परमाणु द्रव्यमान हमें कितने दिया है? 298। परमाणु संख्या हमसे पूछ रही है तो इसको रहने देते हैं, x मान लेते हैं परमाणु संख्या, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 196। बस इसको हल कीजिए तो 198 में 196 घटेगा, 298 में 196 घटेगा, तो ये 9 में 9 गया तो 0 102, कितना है? 102। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस आधुनिक राज्य के कोंकण, मराठा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी। तो टोटल हमने 75 क्वेश्चन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 से करा दिया। हालांकि इसके जितने भी मैथ GK GS सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने करा दिया, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दिया। ओके, तो बाकी बात क्या बोलो दोस्त, आपको ये सेशन कैसा लगा? अपना कमेंट यानी फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। बाकी बात, जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।